यू बैक एट द प्लेटफॉर्म इंडियन एकेडमी और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में है उससे अपनी शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ब्रिक्स को लेकर के थी। ब्रिक्स आप जैसे कि जानते हैं कि ब्रिक्स एक विश्व की बहुत इम्पॉर्टेंट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो इसको, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीलैटरल विश्व की अवधारणा है उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्रिक्स का जो ओरिजिन हुआ था उसकी कहानी अगर सिंपल तरीके से समझें तो जो एक गोल्डमैन सैक्स करके एक संस्था है, ये एक अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका काम होता है, वैसे आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी बोल सकते हो गोल्डमैन सैक्स को। और ये एजेंसी उस वक्त इस एजेंसी के अंदर जो ओ नील थे, उन्होंने जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए 1998 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ देखी कि विश्व के अंदर जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं वो साल 2050 तक बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए उन्होंने एक एक्रोनिम दिया था जिसका नाम उन्होंने दिया था ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो ये नाम 2001 के अंदर आया था और तब उन्होंने ये नोटिस किया कि इन राष्ट्रों में ये क्षमता है कि आने वाले निकट भविष्य के अंदर ये राष्ट्र काफ़ी अच्छा काम करेंगे, इनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी रैपिड तरीके से ग्रोथ करेगी और कम से कम 5 से 6 गुना इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। ऐसी उनकी ये कुछ उन्होंने जो अनुमान लगाए थे, उन अनुमानों के आधार पर ये टर्म निकल के आई थी ब्रिक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन अवधारणाओं, गोल्डमैन सैक्स काफ़ी रिनोड संस्था है विश्व की, इसके बाद क्या किया गया, इन कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर मीटिंग्स करना शुरू किया और जो ये एक अवधारणा थी उसको वास्तव में उसको फ्रूटिफाई किया। अब हुआ क्या, तो ब्रिक तो था ही, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर साल 2009 और 10 के आसपास इसके अंदर साउथ अफ्रीका को मिला दिया गया और क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि फाउंडिंग मेंबर कौन है, तो ये 4 आपके फाउंडेशन के मेंबर्स हो गए। उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया, टोटल मेंबरशिप 5 होगी। और रिसेंटली साल 2023 और 24 के अंदर काफ़ी रिगरस नेगोशिएशन के बाद के अंदर इस ब्रिक्स का एक्सपांशन किया गया और इसके अंदर नए नए देश जोड़े गए। अब इसमें कौन से देश जोड़े गए, तो अफ्रीका महाद्वीप से इसके अंदर 2 देश ऐड हुए, जिसके अंदर एक है आपका इजिप्ट और दूसरा है आपका इथोपिया। अब जो इजिप्ट और इथोपिया हैं वो दोनों ही हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थन हिस्से की कंट्रीज़ हैं। इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिनाई पेनिनसुला के ऊपर कब्जा है, वहाँ से स्वेज कैनाल निकलती है जो कि एक मेजर चोक पॉइंट है, विश्व का एक ट्रेड रूट का इंपॉर्टेंट जरिया है। अब अफ्रीका के बाद के अंदर जो हमारा एशिया का मिडल ईस्ट है, उस मिडल ईस्ट से इन्होंने 2 कंट्रीज़ को चूज़ किया, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट और दूसरा आपका ईरान। अब इसके साथ इन्होंने सऊदी अरेबिया को ऐड करने का प्रयास भी किया, चूँकि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं, एक दूसरे के एंट्री हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी डोमिनेट कंट्री है जबकि ईरान है वो शिया डोमिनेटेड कंट्री है, और दोनों ही अपने आप को इस मिडिल ईस्ट के रीजन में एक पावरफुल नेशन के रूप में, रीजनल पावर के रूप में देखते हैं। और सऊदी अरेबिया है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट अलाई है, जबकि ईरान जो है वो खुद को यूएसए का एंटी समझता है और उसके अलावा है इसके जो रिलेशंस हैं वो रशिया और चाइना से काफ़ी क्लोज हैं, जो रशिया और चाइना यूएसए को उसकी हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका एक्सपांशन था। अब इसके अंदर इसने अपने सऊदी अरेबिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो सऊदी अरेबिया तो इससे अभी तक इसने इसको इन्विटेशन जो दिया गया है लेकिन इसने ज्वाइन नहीं किया, तो सऊदी अरेबिया आज की तारीख में मेंबर नहीं है। तो मेंबर्स कितने हो गए, ओरिजिनली 4, फिर साउथ अफ्रीका के ऐड होने से 5, फिर अफ्रीका से 2 और उसके बाद 2 आपके मिडल ईस्ट से यूएई और ईरान। तो 4 और 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 सदस्य हो गए थे। फिर रिसेंटली इसी साल 2025 के स्टार्टिंग के अंदर इंडोनेशिया को इसकी मेंबरशिप दे दी गई और कुल मिला के कंट्रीज़ कितनी हो गई, 10। तो आज जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स ओरिजिनल जैसा इनविजाज किया गया था उससे काफ़ी पावरफुल है। आज इसके अंदर 10 राष्ट्र है। ये तो हो गई एक बात। अब आपको ये भी समझना होगा कि ब्रिक्स की वैल्यू क्या है। ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस समझने के लिए कुछ डाटा आपके सामने रख रहा हूँ जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज कर सकते हो। यदि आप देखो कि यदि विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए तो विश्व की अर्थव्यवस्था का ऑलमोस्ट, यानी कि जो हमारी ग्लोबल इकॉनमी है, उस ग्लोबल इकॉनमी का 35% जो हिस्सा है ये ब्रिक्स के राष्ट्र रिप्रेजेंट करते हैं। और ना सिर्फ 35%,
बल्कि यदि आप विश्व की अर्थव्यवस्था के अलावा यदि आप विश्व की पॉपुलेशन को देखें तो इस पॉपुलेशन में भी तकरीबन कम से कम दुनिया के आधी आबादी ब्रिक्स राष्ट्रों के पास है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर 2 मेजर राष्ट्र हैं जिनके पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, वो है चाइना और इंडिया। अब इनकी फर्स्ट और सेकंड रैंक को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आज भी चाइना और इंडिया ये दोनों विश्व की हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इनकी पॉपुलेशन दोनों राष्ट्रों को मिला दें तो ऑलमोस्ट करीब करीब आप देख लो कि 150 करोड़ के आसपास चाइना में और 145-46 करोड़ के आसपास इंडिया के अंदर, तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास तो जनसंख्या है इन दोनों राष्ट्रों की पहुंच जाती है। तो आप समझ गए इनकी पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और चीज़ समझनी होगी, आज विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो वो है G7, क्योंकि G7 का जिस प्रकार से निर्माण किया गया था वो विश्व की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए किया गया था। और विश्व की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो विश्व के सबसे 7 इंपॉर्टेंट राष्ट्र हैं, जिसके अंदर आपका USA है, उसके बाद आपका जर्मनी है, जापान है, ये जो इंपॉर्टेंट राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों की टोटल अर्थव्यवस्था मिला करके भी विश्व की अर्थव्यवस्था का 30% है, जबकि जो ब्रिक्स है वो कितना 35% को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज यदि देखा जाए विश्व के अंदर अगर कोई ऐसी संस्था है जो कि हाईएस्ट शेयर रखती है इकोनॉमी का, तो वो कौन है? ब्रिक्स है। इसके अलावा इनका जो ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में योगदान बहुत शानदार है। मतलब कि ये वो आंकड़े तो इतने भयानक है कि ऐसा लगता है कि ब्रिक्स से बड़ा कोई इकोनॉमिक संगठन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं विश्व के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चाइना का खुद का इकलौता जो कम से कम 24 से 25% का योगदान है, वो इसका मेंबर है। आप समझ सकते हैं, इससे आइडिया लग सकता है। और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है। और इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्लोबल साउथ को आज के टाइम में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मेन रूप से रिप्रेजेंट करता है तो वो ब्रिक्स है। तो ये तो बातें होगी क्लियर। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बात क्या हो रही है, अभी देखो आप 17th ब्रिक्स की सबमिट हुई, और ये सबमिट कहाँ हुई? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? आपके ब्राज़ील के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिले हुए, आपके सामने इनकी फ़ोटो है। अब इससे पहले 16 ब्रिक्स की सबमिट हुई थी, कजान के अंदर हुई थी। अब ब्रिक्स की सबमिट इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है इस बार कि इस बार क्या हुआ, जो USA के प्रेसिडेंट हैं, कौन है प्रेसिडेंट? वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब वैसे तो इनके जितने भी मूवमेंट होते हैं, वो जो भी ये अनाउंसमेंट करते हैं, सारे के सारे अनप्रेडिक्टेबल और विश्व की अर्थव्यवस्था को चरमराने वाले होते हैं। इस बार इन्होंने बोला कि जो भी राष्ट्र ब्रिक्स को ज्वाइन करने का, एक्सपांस करने का कोई भी प्लान रखता है, और या फिर जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, उन मेंबर्स के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, 10% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ इन द सेंस, जो भी व्यापार होगा, इन राष्ट्रों से जो भी चीज़ निकलेगी उसके ऊपर 10% का अतिरिक्त कर लगेगा। इससे होगा क्या, जो सामान होना एक्सपोर्ट है महंगा होगा, और कहीं ना कहीं इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को सिंबॉलिक तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसके अलावा भी उन्होंने एक और धमकी दी, और उसमें कहा यदि ब्रिक्स जो विश्व के अंदर डॉलर की एक हेजेमनी एस्टेब्लिश हो रखी है, क्योंकि विश्व के अंदर आप जानते हैं कि डॉलर को सुप्रीम करेंसी माना गया है और एक तरह से रिजर्व करेंसी है, तो डॉलर की डोमिनेंस को यदि कोई चैलेंज करेगा तो उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ब्रिक्स राष्ट्रों के खिलाफ USA के प्रेसिडेंट का डायरेक्ट अटैक है। और ये किस समय आया? ये उस वक्त आया जब ब्राज़ील के अंदर 17th ब्रिक्स समिट का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। तो ये तो हो गई न्यूज़ की बात। अब दूसरा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही? देखो, ब्रिक्स का जो निर्माण किया गया था, इसके निर्माण के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और इनका क्या मानना था कि हम जो ब्रिक्स को बना रहे हैं ना, ब्रिक्स को बनाने के पीछे इनका रीज़न था कि देखो विश्व के अंदर हो क्या रहा है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सारा का सारा पैसा यहीं से आ रहा है। और विश्व की अर्थव्यवस्था के जितने भी निर्माण हैं वो कौन तय कर रहा है? वो G7 कंट्रीज तय कर रही है। तो ये रियलाइज़ किया गया कि ऐसा होने से वेस्ट की जो कंट्रीज़ है उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, जैसा यूनाइटेड नेशन का है। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी वेस्ट की डोमिनेशन है। तो बोला इसको चैलेंज करने के लिए ब्रिक राष्ट्रों ने एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, फंड्स अवेलेबल कराए, ना सिर्फ खुद मेंबर कंट्रीज़ के लिए बल्कि अदर देन मेंबर कंट्रीज़ के लिए भी, कि भाई जो इच्छुक है
वो डेवलपमेंट का कार्य करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहता है, तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से पैसा ले सकता है। और ये इनिशिएटिव 2010 के आसपास किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था। अब ना सिर्फ न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, बल्कि उन्होंने एक कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट के तहत उन्होंने कुछ करेंसी भी रखी है कि हम CRA के तहत कुछ करेंसीज हैं जो ब्रिक्स के मेन कंट्रीज हैं, उनकी रिजर्व करेंसियों को इसमें शामिल करके इन्होंने CRA बनाया। अब इसके अलावा इन कंट्रीज का कहना है कि हम जो डॉलराइजेशन का विश्व के अंदर प्रभाव है उसको लिमिट करना चाहते हैं। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि हम डॉलर जो विश्व के अंदर एक स्थापित करेंसी उसको हटाना नहीं चाहते, बल्कि हमारा उद्देश्य क्या है कि विश्व के अंदर एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए। इस अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विश्व के अंदर एक ऐसा पैरेलल ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं जिसके माध्यम से सभी राष्ट्रों को डॉलर पे निर्माण उसके ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। और इसके साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कई कंट्रीज ऐसी है, जैसे G8 के अंदर रशिया था, उसको आपने बाहर निकाल दिया और आज आप G7 के साथ काम कर रहे हो। इसका मतलब रशिया को आपने सैंक्शंस वगैरह लगा के, ईरान को आपने सैंक्शंस वगैरह लगा के इस जो मेजर पूल है उससे बाहर कर दिया। अब जब रशिया और ईरान के साथ कोई कंट्री व्यापार करेगी तो आपने इनके ऊपर तो सैंक्शन लगा रखे हैं, तो वो जो ट्रेड होगा वो बायलैटरल ट्रेड कैसे संभव होगा। इस बायलैटरल ट्रेड को संभव बनाने के लिए कंट्रीज कह रही है कि हमें कोई ना कोई ऐसी करेंसी बनानी चाहिए जिसके माध्यम से हम ऐसी कंट्री के साथ व्यापार कर सकें या फिर हम बायलैटरल ट्रेड कर सकें आपस में। जैसे रुपी हमारी करेंसी है, रुपी रियाल हो गया, ठीक है, और जैसे आपका रुपी और येन हो गया। तो ये कुछ माध्यम है जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, डॉलराइजेशन के प्रभाव को कम करने के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट करके आप करेंसीज के अंदर काम कर रहे हो ताकि व्यापार स्मूथ तरीके से चल सके। अब अगर आप डॉलर की बात करें तो हुआ क्या है कि पिछले एक दशक के अंदर डॉलर के अंदर करीब करीब 13 से 14% की गिरावट आई है और उसकी ग्रोथ तो हैम्पर हो गई है, बल्कि अब डॉलर जो है नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो ये चैलेंज किसके लिए है, USA के लिए, क्योंकि आप हेजेमनी तभी स्टैब्लिश करके रख सकते हो जब आपके पास डॉलर का कंट्रोल होगा। अब जब फाइनेंशियल आपका जो एम है वो वीक हो रहा है, इस फाइनेंशियल एम को वीक होने से बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसी धमकियां दी जा रही है। और सच देखा जाए तो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं इस क्षेत्र में काम भी कर रही है और इसीलिए ब्रिक्स पे आपने एक न्यूज़ में सुना होगा, तो वो उनका एक माध्यम है जिसके माध्यम से ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। और रिजर्व करेंसी की तो बात मैंने करी है, चल ही रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इसके अंदर बात की। लेकिन अब यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर कुछ बातें आई कि आपके एम अच्छे हैं, आपके प्लान अच्छे हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है, कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी USA से दोस्ती है, कुछ कंट्रीज़ की रशिया से दोस्ती है, इनकी आपस में दोनों की बनती नहीं है, और चाइना एक नया प्लेयर है। तो इसे हो क्या रहा है कि कंट्रीज़ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण या अपने इंटरेस्ट के कारण जो ये साउथ का कॉपरेशन है ना, उसको सही ढंग से इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे। तो बोला इस चीज़ों से बाहर जाना पड़ेगा, इस चीज़ों से बाहर जाके ही आप कार्य कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बातें आई है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव तरीके से सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात जो प्रायोरिटी इन्होंने बताई है वो ये निकल के आई है कि जो ब्राज़ील है उसका फोकस है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, और उसका ये भी फोकस है कि किस प्रकार से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को साथ में लेके चले। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेजन की जो रेन फॉरेस्ट हैं जो करीब करीब विश्व को 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ है, ब्राज़ील के अंदर है। अब इनको बचाना, फिर एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, अपने इंडस्ट्री पे ध्यान देना ब्राज़ील के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो कैसे इसे बैलेंस किया जाए। अब दूसरा, जैसे भारत जैसी कंट्रीज़ हैं, उनके सामने चैलेंज ये है कि विश्व की कंट्रीज़ बोल रही है कि आप एग्रीकल्चर के अंदर या फर्टिलाइज़र के अंदर जो सब्सिडी दे रहे हो उसको ना दे, परंतु आपको पता है कि भारत की ऑलमोस्ट 46% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और हमारी पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन का लेवल ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडी देना गवर्नमेंट के लिए बाध्यकारी है। तो यहाँ इसकी प्रॉब्लम्स है। अब चाइना की बात करो तो चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से विश्व के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया,
पर प्रॉब्लम क्या है कि इस नेटवर्क के साथ में जो चीज़ें निकल के आई है 2017-18 के बाद से, जो इसकी डेप्थ टैप की डिप्लोमेसी, अब इसमें हो क्या रहा है कि वो लोन देता है काफ़ी कॉस्टली रेट पर, फिर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसने BRI के प्रोजेक्ट चलाए हैं वो उसको रीपे नहीं कर पाते। अब जब आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो होगा क्या, आप कहीं ना कहीं डेब्ट के विशियस साइकिल के अंदर पकड़े जाओगे, फंस जाओगे, और उसका वो फ़ायदा उठाता है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही है चाइना के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स की मेजर कंट्रीज़ है ना, उनकी खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इनको इफेक्टिव तरीके से अपने बायलैटरल इश्यूज़ को साथ में हटाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम एक और है कि जैसे इंडिया और चाइना दोनों ब्रिक्स के अंदर मेंबर हैं, परंतु मेंबर होने के बाद दोनों के बीच में बॉर्डर इशू है, और बॉर्डर इशू काफ़ी टाइम से टैकल नहीं हुआ, सॉल्यूशन हुए नहीं है। आपने देखा 2017 के अंदर डोकलाम का इशू हुआ था, और फिर 2020 के अंदर गलवान घाटी के अंदर क्लैशेस हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं वो इन ब्रिक राष्ट्रों के अगेंस्ट में काम करती, फेवर में काम नहीं करती। अब पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे अभी रिसेंटली देखो SCO का समिट हुआ था, और SCO के समिट ने भारत के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ गए थे चाइना के अंदर, और इन्होंने विरोध किया था कि देखो जो आपका फाइनल जो देखो SCO वगैरह ये काम कैसे करते हैं ब्रिक्स, ये कंसेंसस बेस्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि इसमें जो निर्णय निकलते हैं वो सहमति से होते हैं। तो एक कॉमन जो इनका फाइनल डॉक्यूमेंट था, उस कॉमन डॉक्यूमेंट में SCO की मीटिंग के अंदर जो हमारा पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ था उसके बारे में उसकी कोई निंदा नहीं की गई। वहीं पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पर जो जाफ़र एक्सप्रेस का केस हुआ था, जाफ़र एक्सप्रेस अगर आपने ध्यान दिया हो तो जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को जिसके अंदर मिलिट्री पर्सनल थे, बलोच रिबेल्स ने उसको हाईजैक कर लिया था, और वो जो इंसिडेंट था उसके अंदर उसकी प्रार्थना की गई है कि भाई किस प्रकार से पाकिस्तान है आतंकवाद से ग्रसित है। लेकिन आपने पहलगाम वाले मुद्दे को नहीं किया, तो डिफेंस मिनिस्टर इसका विरोध किया और फिर वो कॉमन स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें क्या दिखाती है कि SCO के अंदर तो नहीं कर पाए, लेकिन अभी जो ब्रिक्स का मीटिंग हुआ उसके अंदर बिल्कुल क्लियर शब्दों में पहलगाम जो हमला था उसकी निंदा की गई। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है वो कॉमन आइडियोलॉजी के ऊपर काम करने में ज़्यादा सक्षम है। भाई SCO के अंदर भी रशिया था, SCO में भी चाइना था, और यहाँ भी रशिया है, चाइना है ब्रिक्स के अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि ब्रिक्स जो है वो ज़्यादा एक दूसरे की आइडियोलॉजी या प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है। और अब सबसे अच्छी बात क्या है, ब्रिक्स की जो मेजर पावर है ना वो कहाँ से आती है, वो आती है लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, फिर आती है आपकी अफ्रीका, और फिर आती है आपकी एशिया से। और ब्रिक्स कितना अच्छा एक संगठन है कि आप सोचो, उसने यूरेशिया के नेशन कौन, रशिया, जो कि ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, उसको भी अपने साथ में ऐड कर रखा है। इसका मतलब ये अलग अलग डाइवर्स राष्ट्रों, अलग अलग डाइवर्स आइडियोलॉजी को साथ में लेके काम करने में सक्षम है। इसीलिए ब्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो 17 समिट अभी हुई आपकी, कहाँ पे हुई, रियो डी जेनेरियो में, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। ये उनकी 9 दिन की यात्रा थी जिसमें उन्होंने 5 राष्ट्रों को विजिट किया। इन 5 राष्ट्रों में घाना गए थे, वो त्रिनिडाद एंड टोबैगो गए थे, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, और इसके अलावा वो ब्राज़ील। और इन 5 राष्ट्रों में से 4 राष्ट्रों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया। अब ये जो विजिट थी ना, ये विजिट भी ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करने का प्रयास है, और उसी का बिल्कुल अल्टीमेट रिफ्लेक्शन आपको ब्रिक्स के इस समिट में देखने को मिला। तो ये एक होलसम अप्रोच थी जिसके माध्यम से हमने ब्रिक्स को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है उसको समझने का प्रयास किया। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो ब्रिक्स के बारे में इसके मेंबर नेशंस कौन से हैं, क्या क्या इसके डायमेंशन हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ें। आई होप ये वाला जो टॉपिक था आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे है, आपका यूनेस्को से। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में आपको पता होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक एक्सटेंडेड संस्था है। अब ये क्या करती है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करती है। 3 प्रकार की श्रेणी है। एक जिसके अंदर है आपका कल्चरल साइट्स हैं,
दूसरी आपकी नेचुरल साइट्स हैं, और तीसरी आपकी मिक्स साइट है। ठीक है, तो अलग अलग श्रेणी है इन तीनों के अंदर। ये क्या करती है, आपके जो भी हेरिटेज साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उनकी कोई यूनिवर्सल वैल्यू है या उनकी कोई अच्छी हिस्ट्री रही है, उन चीज़ों को ये ऐड करती है। अब बेसिकली यूनेस्को का फुल फॉर्म भी अगर आप देखो तो क्या, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कल्चर, एजुकेशन, साइंस, इन सब चीज़ों पर फोकस करती है। अभी लास्ट मतलब ये जो अनाउंसमेंट हुआ उससे पहले करीब 43 साइट्स हैं इंडिया के अंदर जिनको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर डिक्लेयर कर रखा है। अब क्या हुआ, जो हमारा मराठा एम्पायर था, उस मराठा एम्पायर के दौरान मराठा मिलिट्री ने कुछ मैजेस्टिक फोर्ट्स बनाए थे, और वो उनकी जो मिलिट्री लैंडस्केप को दिखाते हैं। अब इसको भी इन्होंने, यूनेस्को ने ऐड किया है, और अब टोटल कितने हो गए, 44। 43 जब थे उस वक्त टोटल कितनी, 35 तो नेचुरल साइट थी, कल्चरल साइट थी, और नेचुरल साइट्स आपकी 7 थी, और एक मिक्स, जो मिक्स तो है वो कंचनजंगा की है, और बाकी 7 नेचुरल और 35 आपकी कल्चरल साइट। अब कल्चरल साइट्स है वो बढ़ के कितनी हो गई है, 36, क्योंकि ये मिलिट्री लैंडस्केप जिसके अंदर टोटल 12 फोर्ट्स आते हैं जो कि मराठा एम्पायर की मिलिट्री की माइट और पावर को दिखाते हैं, इनको मिलाकर के टोटल कितने हो गए, 44, और कल्चरल साइट्स कितनी होगी, 36। नेचुरल एज इट इज 7 है और मिक्स 1 है। मिक्स को तो जरूर याद रखना है, कंचनजंगा है। इसके साथ आपको जो प्रीवियसली कुछ इंपॉर्टेंट साइट डिक्लेयर हुई थी उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कई बार ये चीज़ें हमारे एग्जाम में प्रश्न थी, तो 2025 की तो आपको बिल्कुल ही 100% पता होनी चाहिए। और वो साइट कौन सी है आपकी, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के कितने फोर्ट्स, 12 फोर्ट्स हैं। अब ये जो 12 फोर्ट्स हैं उसके अंदर 11 फोर्ट्स तो आपके महाराष्ट्र के अंदर है, और एक फोर्ट्स कहाँ आपका, तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु का फोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जिंजी फोर्ट। आपने जब आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मराठा और जो आपके ये ब्रिटिश संघर्ष को पढ़ते हैं, तब भी आते हैं। तकरीबन ये जो कहानी है वो 17 से लेकर के 19 सेंचुरी के बीच की है, जब मराठा पावर अपनी जिनीत पे था। अब इस मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल करने के बाद ये कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, इन फोर्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए, इनका कंजर्वेशन करने के लिए हेल्प करेगा। इन्हीं फोर्ट्स का नाम यहाँ लिखा है जिसके अंदर सालेर, शिवनेरी, लोहागढ़, कंधेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, और इसके अलावा जिनी फोर्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ये सारे की सारी साइट्स आपकी हो गई। अब इसके साथ साल 2024 की साइट जरूर याद रखनी है। ये साइट आसाम से थी, और आसाम में क्या होता है, बड़ा एक यूनिक कल्चर था। करीब करीब यहाँ से 600-700 साल पहले आसाम के अंदर वहाँ पे जो बरियल साइट्स होती थी ना, उसके ऊपर मिट्टी के डोम बनाए जाते थे। भाई डोम तो देखा आपने, ये इस प्रकार का डोम होता है। तो ये डोम होते थे, मिट्टी के होते थे पूरा कवर, और इसके ऊपर क्या है, बारिश बहुत होती है उस तरफ, तो यहाँ पे घास वगैरह उग जाती। तो ये जो आसाम में कौन सी डायनेस्टी थी, अहोम। तो उन अहोम डायनेस्टी के लोगों के द्वारा जो भी उनके लीडर्स होते थे, किंग्स होते थे, उनके बरियल्स थे। इन बरियल माउंड को मोदीमास कहते हैं। ये जो मोदीमास हैं कहाँ होते हैं, आसाम में। और क्या है, मैंने बता दिया आपको। इनको साल 2024 के अंदर यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर लिस्ट के अंदर ऐड किया था। और ये क्या थी, कल्चरल साइट, ये कल्चरल प्रैक्टिस है। ये जो कल्चरल प्रैक्टिस थी 2024 वाली, तो ये एक इंपॉर्टेंट थी। और इसी से जस्ट पहले 2023 के अंदर आपको पता होगा 3 टेम्पल को ऐड किया गया था। उसके अलावा का कौन से थे, एक तो हॉयसैलास के टेम्पल थे, दूसरे हॉयसैला के अलावा आपके हेलीबेड, और हेलीबेड के अलावा आई थिंक सोमनाथपुरा का टेम्पल था। ये मुझे याद है कि 3 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स थे जिनको ऐड किया गया था। हॉयसैला श्योर हूँ, हेलीबेड भी श्योर हूँ। आप एक बार इसका सोमनाथपुर का जरूर देख लेना, ये देख लेना। अब ये टेम्पल ग्रुप्स कहाँ थे, कर्नाटक में। इन टेम्पल्स को जो करीब करीब 12th एंड 13th सेंचुरीज के अंदर द्रविड़न स्टाइल्स में बने थे ये, तो इसको उन्होंने एक काफ़ी सेक्रेड माना और इन ग्रुप्स को उन्होंने ऐड किया था। तो ये मेनली हॉयसैलास के नाम से
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर नाम आता है, वरना उसके अगर डिटेल में जाएंगे तो आप हेलवेडी और सोमनाथपुर आता है। तो ये 2023 की इंपॉर्टेंट साइट थी। इसके अलावा शांति निकेतन जो लास्ट इससे पहले एक और साइट थी, शांति निकेतन आप जानते हैं, जो हमारे नोबेल लॉरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनका आश्रम था, तो वहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो रिसेंटली अभी ऐड हुई। बाकी आपको सारी साइट्स पता होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर इन्हीं साइट्स का पूछा जाता है। अब जैसे आगरा का फोर्ट इसमें शामिल है, अजंता है, एलोरा है, ताजमहल है, और बहुत सारे महाबलीपुरम वाले टेम्पल्स हैं आपके, और फिर हम्पी का टेम्पल्स हैं, एलिफेंटा वाली केव्स हो गई, तो ये चोलास के टेम्पल्स हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वो कहाँ है इसमें आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यूनेस्को में शामिल है। तो ये एक मौका मिला हमारे पास उनको भी देखने का। एक मैं काम करूँगा, इनकी सारे की जो लिस्ट है ना, जो टोटल 44 साइट्स है, वो टेलीग्राम चैनल में साथ में अपडेट कर देंगे, ताकि एक बार हमको जरूर देख लेना। लेकिन अभी जब ये ऐड हो गया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो रिसेंटली हमारे मोदी मास थे, आसाम वाले बरियल साइट्स थी, और जो आपका हॉयसेल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स था, जिसके अंदर हलीबेड और सोमनाथपुरा उसका टेम्पल पार्ट है, वो और शांति निकेतन, ये इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जिसको समझने की आवश्यकता थी, हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पोल्यूटेंट्स को लेकर के। देखो, अब आपको पता है कि हमने जो COP 26 हुआ था, किसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इसके तहत COP 26 में हमने पंचामृत का सिद्धांत दिया था, और हमने कहा था कि हम साल 2070 तक नेट जीरो एमिशन, यानी कि क्या होगा कि जितना हमारी भारत के एटमॉस्फेयर में पर्यावरण प्रदूषण के तत्व हम छोड़ेंगे, उतना हम उसका खुद का अवशोषण कर लेंगे। यानी कि कुल मिला के भारत के वायुमंडल से नेट 0% एमिशन होगा, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। ये पंचामृत के अंदर 5 अमृत में से एक हमारा अमृत था, जिसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो के अंदर की थी। ग्लासगो कहाँ है आपका, UK के अंदर है, जहाँ पे COP 26 का आयोजन हुआ था। इसकी बात हमने कल भी करी थी। अब इसी संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान था कि साल 2008 के अंदर हम नेशनल मिशन लेके आए थे, किसके लिए, एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए। और उसी नेशनल मिशन के अंदर हमारे 8 सब मिशन थे, और 8 सब मिशन के तहत ही एक सब मिशन में हमारा प्लान था कि जो भी हमारे पावर प्लांट्स हैं, उन पावर प्लांट्स के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स को, जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं ना, उन प्लांट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम वहाँ से पॉल्यूटेंट ना निकले, और अगर निकले तो कम मात्रा में निकले, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगाएंगे। उसको FGD डिवाइस कहते हैं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्यों लगाना है, देखो, जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उसके अंदर से एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, वो निकलता है, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, यदि वातावरण में डायरेक्टली जाती है, तो ये खुद तो एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, आगे जा करके ये अन्य चीज़ों से रिएक्ट करके ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाती है, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी। इसके अलावा जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, उन 2.5 हो गया और 2.10, ये तो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा भी कई प्रकार के जो आपके पार्टिकुलेट मैटर हैं, उनके निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान है। तो इस प्राइमरी पॉल्यूटेंट को कम करने के लिए ही हमने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन डिवाइस सभी थर्मल पावर प्लांट में लगाने का प्लान था। अब ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें लगाने से क्या होता है, जब सल्फर गैस निकलती है तो वो क्या करती है, इस फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के माध्यम से इसके अंदर सल्फर का जो कंटेंट है वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। यानी कि सल्फर अब निकलेगा ही नहीं बाहर, तो फिर उससे प्राइमरी पॉल्यूटेंट से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं बनेंगे और आपको नुकसान कम होगा। हो क्या रहा है, अभी हमने थर्मल पावर प्लांट को 3 कैटेगरी में बांट रखा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 1 तो वो थर्मल प्लांट होते हैं जो सिटी की प्रीमाइसेस के अंदर बिल्कुल अंदर होते हैं। नंबर 2 वाले वहाँ होते हैं जहाँ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। नंबर 3 ऐसी जगह होते हैं जहाँ स्टैंड अलोन हो, इकलौता हो। और
आसपास रेजिडेंशियल एरिया कम हो, तो उससे क्या है कि वहाँ पॉल्यूशन तो होता ही होता है, लेकिन थोड़ा असर उस पर लोगों पे कम पड़ता है कि लोगों की जो आवासीय क्षेत्र होते हैं उससे दूर होते हैं। अब हो क्या रहा है, अभी रिसेंटली इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है, यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके सी कैटेगरी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी कैटेगरी वाले जो थर्मल पावर प्लांट है, उन पावर प्लांट के अंदर जो फ्लू गैस डीसल्फ्रेशन डिवाइस लगानी थी उससे हम इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। अभी उनको वर्तमान में लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैटेगरी ए के लिए कंपलसरी, बी के लिए है, लेकिन सी के लिए नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस आर्टिकल में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के अंदर करीब करीब 180 थर्मल पावर प्लांट है और ओनली 11% ही ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जो कि आपके एनसीआर रीजन, मतलब कि मैं बोल रहा था आपको कैटेगरी ए शहरी क्षेत्रों के अंदर है, और 11% ही ऐसे हैं जो कैटेगरी बी जहां अधिक पॉल्यूशन है उनमें है। यानी कि ये 11% हो गए, ये 11% हो गए, तो कितने हो, 22% आपके थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो सिटी एरिया के अंदर या पॉल्यूशन वाले क्षेत्रों के अंदर है, वहाँ आप फ्लू गैस डीसल्फ्रेशन डिवाइस 100% लगा रहे हो। लेकिन जो बाकी 78% थर्मल पावर प्लांट बच गए, जो कि मोस्टली कैटेगरी सी में आते हैं, उन थर्मल पावर प्लांट को एग्जम्प्ट किया गया है कि आप फ्लू गैस डीसल्फ्रेशन अभी ना लगाएं। अब इसका रीज़न ये है कि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, तो थर्मल पावर प्लांट्स की अगर कॉस्टिंग ज़्यादा होगी तो फिर जो वहाँ का आपका प्रोडक्शन है, जो आपका एनर्जी क्रिएट होती है, जो ऊर्जा बनती है, तो महंगी बनेगी, तो उसका बर्डन लगेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ निर्णय लिए गए। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से आपको ये देखना है कि हमको कैसे भी सल्फर को कंटेन करने का प्रयास, हाँ, उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि भाई फाइनेंस कितना चाहिए, पैसे कितने लगेंगे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसका ओरिएंटेशन इन्वायरमेंटल सेंट्रिक होना चाहिए, जो कि था भी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। अब आप 78% थर्मल पावर प्लांट को यदि फ्लू गैस डीसल्फ्रेशन डिवाइस से एग्जम्प्ट कर दोगे तो आपका इफ़ेक्टिव कितना रह गया। और थर्मल पावर प्लांट और सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का। इन इंडस्ट्रीज़ का जो सल्फर है उसको कंटेन करने की आवश्यकता है। ये मनुष्य के वातावरण के लिए, पॉल्यूशन के लिए बहुत जिम्मेदार तथ्य है। तो इस संदर्भ में ये आर्टिकल था जिसको हमें समझने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ पुअर रिसोर्टिंग टू इनफॉर्मल क्रेडिट। अब ये क्या है, एक डाटा की रिपोर्ट आई है। अब ये डाटा साल 2018-19 से लेकर के 2023 तक का डाटा लेके आया है, और इसका क्या कहना है कि एक तरफ तो देखने में आया है कि आपने फॉर्मलाइजेशन किया। फॉर्मलाइजेशन कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, जन धन आधार मोबाइल। अब इस जन धन आधार मोबाइल के तहत एक प्रयास यह था कि लोगों के पास बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। ये जो बैंक अकाउंट था इसी को जन धन खाता बोला गया। अब इस स्कीम के तहत सरकार ने इसको काफ़ी बढ़ाया और करीब करीब 96% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको आपने बैंक अकाउंट दे दिया। अब ये बैंक अकाउंट क्यों दिया, मेन उद्देश्य आपका क्या था कि जब लोगों के पास इफेक्टिवली बैंक अकाउंट होगा तो वो क्या होगा, फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ जाएंगे। जब ये फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज जुड़ेंगे तो जब इनको लोन की आवश्यकता होगी, चाहे वो पर्सनल लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, जिस प्रकार का लोन हो, ये कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे लोग बैंक से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से, या फिर जो कोई और ऐसी गवर्नमेंट की या प्राइवेट संस्था लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से लोन अवेल करेंगे। अब इस लोन की ब्यूटी ये होती है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होती है, इंटरेस्ट रेट जो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उससे कम होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ा ही आसान था। और इन केस अगर कोई फेलियर हो जाता है, लोन नहीं सबमिट कर पाता है, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ही कोई कार्रवाई होती है। अब हुआ क्या, अब 96% तो आपने लोगों को ऐड कर दिया, मतलब यानी कि जो जितने हिंदुस्तान के अंदर आज घर हैं उसमें 96% परिवारों के अंदर कोई ना कोई परिवार का ऐसा सदस्य है जिसके पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
हम जो एम लेके आए थे ना कि लोन वो जो साहूकार से, ज़मींदारों से या किसी अन्य सोर्स से इनफॉर्मल तरीके से महंगी दर पे जो ब्याज लेते थे वो कम हो जाएगा, वो कम नहीं हुआ। बल्कि ये देखने को आया कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो लोन्स जो उन्होंने दिए वो लोन भी रीपेमेंट आसानी से लोगों के द्वारा नहीं हो रहे, और कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल लोनिंग है वो अभी भी चल रही है। आपका प्लान बड़ा अच्छा था, पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो डाटा है वो दिखाता है कि आज भी भारत के अंदर इनफॉर्मल क्रेडिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इससे ये हमारी पॉलिसी के ऊपर एक क्रिटिकल मार्क छोड़ता है कि आप कैसे इसको इफ़ेक्टिवली सही कर सकते हो। अब इसमें भी एक मेजर प्रॉब्लम यही है कि जिन लोगों की इनकम कम है ना, जिनकी इनकम 1 से 2 लाख रुपए है या जिनकी इनकम 2.5 लाख 2 से 5 लाख है, वो लोग लो इनकम कैटेगरी वाले लोग इसको और मतलब बड़ी मुश्किल से अपना लोन रीपेमेंट कर पा रहे। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो एक अर्बन रूरल डिवाइड और इसके अलावा एक जो रिच एंड पुअर के बीच में जो डिवाइड है वो कहीं ना कहीं खाई है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जिससे हम कह सकते हैं कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। ये एक सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। बाकी ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ जो बैंकिंग प्रोसेस था उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अब जैम ट्रिनिटी में जो दूसरा पिलर था आपका आधार, अब देखो आधार ऐसे कई केसेस अभी रिसेंटली आए हैं जिसके अंदर जिन लोगों को आधार लागू नहीं था, जो आधार के लिए एलिजिबल नहीं है, उन लोगों ने भी इसे बना लिया। इवन हद तो तब है कि जो बांग्लादेश से कुछ रिफ्यूज़ी आ रखे हैं या पाकिस्तान से जो रिफ्यूज़ी आ रखे हैं और जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन लोगों के पास भी आधार देखा गया। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमने जो जैम ट्रिनिटी कंसेप्ट लेके आए थे उसके अंदर लूप होल्स हैं जिसको फुलफिल करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आधार इतना बड़ा 99% लोगों के पास भारत में आधार होने के बावजूद भी अभी बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चला इलेक्टोरल रोल्स का, उसके अंदर आधार को 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट में कंसीडर नहीं किया गया। इसका एक बेसिक रीज़न ये भी है कि आधार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसका प्रूफ है, आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है, आपकी रेजिडेंस का नहीं है, आपका मूल निवास नहीं है, आपकी डोमिसाइल को नहीं दिखाता है। तो ये हमारी पॉलिसी के ऊपर एक चैलेंज प्रोवाइड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जम्मू एंड कश्मीर की जो डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या है, एक रोड का काम चल रहा है। वो रोड क्या करेगी, डोडा के अंदर जो आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स है, अब ये जो आपका धौलाधार की रेंज है उसके डाउनवर्ड साउथ में आता है, और इस वैली के अंदर जो फ्लावर्स उगते हैं करीब करीब 11-12 किलोमीटर की जो वैली है, शानदार मिडोज़ हैं और कैलाश रेंज के पास पड़ते हैं। यहाँ पे इस वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तो जो पशुपालक थे, और उस पशुपालक में कौन है, गुजर और बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर की बड़ी मेजर ट्राइब्स हैं, जो लोग अपने जानवरों को गर्मी के सीज़न के अंदर समर में पहाड़ों की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है तो घास के मैदान उनके लिए चराने के लिए अच्छी जगह बन जाते हैं। और सर्दियों में वो क्या करते हैं, अपने हिल क्षेत्रों से वो टूवर्ड्स डाउन शिवालिक की तरफ आते हैं, यहाँ उनको मैदान मिल जाते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो ये अभी तक तो केवल और केवल यही लोग थे जो इन वैलीज़ के अंदर घूमते थे। अब इससे क्या होगा, वैली ऑफ फ्लावर्स है वो टूरिस्ट के लिए ओपन हो जाएगा। हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स एक और हमारा नेशनल पार्क भी है, और वो जो नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है उत्तराखंड में। तो आपसे निवेदन है कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशली डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डिफरेंट है उससे। अगर नेशनल पार्क की बात होती है तो वो उत्तराखंड के अंदर है, और यदि वैली ऑफ फ्लावर्स की बात दोनों संदर्भ में होती है तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एक ऐसी साइट है। ये आपको बताना था, इसलिए हमने इस पर बात की। अब एक मेजर समस्या भारत के अंदर है वो स्टैम्पेड की है। स्टैम्पेड भगदड़ मस्ती है,
लोगों की डेथ होती है, तो द हिंदू ने इसको काफ़ी एक्सक्लूसिवली प्रयास किया है कवर करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना होगा, अभी रिसेंट कुछ इंसिडेंट हुए जिसको देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ है, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो कहीं ना कहीं भगदड़ और स्टैम्पेड की है। अब इसके माध्यम से भारत के अंदर काफ़ी लोगों की डेथ भी होती है। सबसे पहली जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ना, ये है आपकी प्रयागराज की। प्रयागराज के अंदर आप मौनी अमावस्याओं के दिन आपको मालूम है कि बहुत बड़ी भगदड़ मची थी और काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। गवर्नमेंट के सूत्रों के आप करीब करीब 32 लोग थे, जबकि कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज हैं उनका कहना है कि 87 के आसपास जो लोग हैं उनकी डेथ हुई। ये भी रिसेंटली हुआ। इसके अलावा थिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जो कि हमारा एक मेन रिलीजियस टेम्पल श्राइन है, वहाँ पर करीब करीब 93-94 काउंटर्स बने हुए हैं टिकट के डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, दर्शन के लिए। लेकिन वहाँ पर भी रश हुआ और उस रश में क्या हुआ, लोगों की डेथ हुई टिकट काउंटर के ऊपर। फिर उसके बाद देखो कुंभ मेले के अंदर जो भगदड़ मची उसको दोबारा दिखाया गया है, ये वाला सेम फोटो जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी डेथ हुई। आप देख सकते हैं कि जो हमारी तेलुगु फिल्म के बहुत बड़े स्टार हैं अल्लू अर्जुन, इनकी मूवी आई थी, उसका प्रमोशन था, प्रमोशन के इवेंट पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और वहाँ पर भी कैजुअलिटी हुई। फिर ये जो आप फोटो देख सकते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा जो होते हैं ना कि भाई अपने आप को भगवान का रूप मानते हैं, तो ऐसे बाबाओं की जो अंधभक्ति में लोग शामिल होते हैं, तो उनके पीछे पीछे गए और उस बाबा के जो चरणों की धूल अपने माथे पे लगाने के लिए इकट्ठी कर रहे थे। अब उस धूल के चक्कर में क्या हुआ, तो करीब करीब 60 से 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, भगदड़ मच गई और डेथ हो गई। बाबा तो भग गया, अब बाकी अभी भी जो बेचारे लोग जिनकी डेथ हुई उनकी फैमिलीज़ की हालत देखो किस प्रकार से, क्या कंडीशन से। फिर ये आप देख सकते हैं गोवा के अंदर भी एक भगदड़ मची थी, उसका इंसिडेंट है। फिर यहाँ पे आप ये जो फोटोज़ देख रहे हैं, ये जो प्रयागराज के लिए ट्रेन जाने वाली थी और आपको पता दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जिस तरह से भगदड़ मची और लोगों की डेथ हुई उसकी बात है। ये सेम वो फोटोग्राफ्स आ गई। और ये रिसेंटली जब आरसीबी ने अपना मैच जीता था और मैच के वहाँ पे विधानसभा के बाहर लोगों की भीड़ का एक दृश्य है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे बच्चे, गर्ल्स, लेडीज़, बॉयज़, हर ग्रुप, हर वर्ग के लोग आप देखो किस प्रकार से भगदड़ गए, असमंजस में फंसे हुए हैं और यहाँ पे भी कैजुअलिटी हुई। ये चीज़ें क्या लेसन दे के जाती हैं हमें और क्या चीज़ें हमें इनसे सीखना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है प्रशासन को संभालने में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये जो समस्याएं हैं स्टैम्पेड है क्या। एक्चुअली क्या होता है, सडनली थोड़े से समय में ही बहुत सारा ज़्यादा लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जो लोग इकट्ठे होते हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होते हैं। अब इन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोगों के लिए व्यवस्था नहीं होती और वहाँ पे क्या पैनिक क्रिएट होता है। और कई बार तो कुछ लोग क्या करते हैं, रूमर बना देते हैं कि यहाँ ये हो गया वो हो गया, उससे भगदड़ मचती है। और भगदड़ में जो कुछ ऐसे वर्ग हैं, बच्चे हो गई, महिलाएं हो गई, या फिजिकली डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग हैं, वो जल्दी शिकार बनते हैं और उससे क्या है, कई लोगों की डेथ हो जाती है, जिससे कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जो हमने ऊपर इंसिडेंट देखे ये 2025 की ही घटनाएं हैं। तो ये दिखाती है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जितनी भगदड़ मच रही है उसमें 79 से 80% जो भगदड़ है उसके पीछे जो मेन रिलीजन है वो है रिलीजियस गैदरिंग। आप जैसे प्रयागराज का देखा, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का देखा, एक बाबा का देखा, तो ये चीज़ें जो रिलीजियस गैदरिंग इकट्ठी होती है वहाँ का क्राउड मैनेजमेंट अनएक्सपेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा है। अब इन चीज़ों के कारण ही ये प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं क्या, तो हमें ये समझना होगा एक प्रशासन के तौर पे क्या फेलियर्स होते हैं जिस कारण से भी भगदड़ मचती है। सबसे पहले आपके कुछ स्ट्रक्चर फेलियर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर फेलियर का मतलब क्या है, जैसे कुंभ का मेला हुआ, आपने वहाँ स्ट्रक्चर बनाए, किसी आपके तंबू के अंदर आग लग गई, या कोई आपने ऐसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया और वो स्ट्रक्चर गिर गया। और ऐसी चीज़ें वहाँ पे तो इफ़ेक्ट कम करती है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जब लोगों के पास वो सूचना पहुँचती है तो वो उसका नकारात्मक प्रयास होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, कई बार
जितनी उम्मीद होती है, सरकार जो अनुमान लगाती है, प्रशासनिक अधिकारी जो अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान से अधिक और सडन भीड़ का इकट्ठा होना, ये जो भीड़ इकट्ठी होती है वो फिर आपके उसका कारण बनती है। कोई इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया या ऐसा कुछ। और एक मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो सरकार की अलग अलग एजेंसीज होती हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी भी एक मेन कारण है। भाई कहीं फायर लग गई, आपको इमीडिएटली फायर सर्विसेज चाहिए, कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहाँ पे रास्ता नहीं है, पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई पाथवे नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम है। फिर आप कई बार जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एनडीएमए, या फिर आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनकी जो गाइडलाइंस है इनका सही ढंग से ना पालन होना भी डिजास्टर को आमंत्रित करता है। फिर सिक्योरिटी वगैरह भी कुछ चीज़ें होती है, वो इम्पोर्टेंट है। अब कैसे इनको रोक सकते हैं? सबसे अच्छा और आसान तरीका, आसान तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो खुद एक चैलेंज होता है, लेकिन क्या फिर भी सॉल्यूशन है? सबसे पहली बात, सबसे मेन सॉल्यूशन है, आपका जितने लोग आने वाले हैं उनका एक प्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि भाई आपको उससे पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपकी एंट्री नहीं होगी। या फिर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उनको आप टिकट आमंत्रित करो, चाहे आप ऑनलाइन भेजो, कैसे भेजो। और टिकट आमंत्रित करोगे तो लोग रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्टर करने से आपके पास एक सटीक अनुमान होगा। फिर उस अनुमान को आप रिलीजियस गैदरिंग है या क्रिकेट की गैदरिंग है तो 10 से 15% या 20% जैसा आपका क्षेत्र है उसके आधार पर उसको बढ़ा सकते हैं। तो फिर वो चीज़ों को टैकल करने में हेल्प करता है। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कुंभ का मेला जो है, कुंभ के मेले के लिए लोग भारत के हर क्षेत्र से आते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेन्स हैं, उन ट्रेन से कितने लोगों का मूवमेंट हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, आपको उसको पहले से ही एआई के माध्यम से मॉनिटर करो, उसके डाटा आप मॉडल्स बनाओ, और वो मॉडल्स आपको पहले से ही अनुमान लगा के देंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से भगदड़ या फिर गैदरिंग बढ़ सकती है, तो फिर आप उसको पहले से ही रोकने का प्रयास कर सकते हो। फिर आप देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन 5 साल में इलेक्शन होने के बावजूद भी जो उनके पास जितने भी लोग, सरकार के लोग कार्य करने के लिए आते हैं, उनको एक रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इलेक्शन का प्रोसेस स्मूथ, सही और एकदम परफेक्ट रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अलग अलग, जब भी ऐसे कोई गैदरिंग होती है तो आप अलग अलग एजेंसी से लोगों को बुलाते हो, सिक्योरिटी स्टाफ्स को बुलाते हो, लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी प्रॉपर नहीं होती। उस ट्रेनिंग के प्रॉपर ना होने से वो उस चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर सकते, जबकि प्राइमरी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैन ऑन द ग्राउंड है, बूट्स ऑन द ग्राउंड, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को हैंडल करें। इसी के साथ आपको मेरे हिसाब से ट्रैफिक का मैनेजमेंट, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो बस का हो, ऑटो का हो या पार्किंग का हो, ये सारे के सारे एसेंशियल है, ये मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने क्या मॉक ड्रिल्स कराई थी, ऑपरेशन शील्ड किया था, उसी प्रकार से आपको हमें मॉक ड्रिल्स भी करानी ज़रूरी है। ये चीज़ें क्या दिखाती है कि जो भगदड़ है, स्टैम्पेड है, उसमें प्रिवेंशन इज़ क्योर। बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना है आपको पहले करना है, तभी आप इफेक्टिवली इन चीज़ों को रोक सकते हो और अपना एक सफल प्रशासनिक अधिकारी होने का दायित्व निर्वाह करवा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए, हमने उसको कवर किया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ ही कैन कमेंट, ही कैन मैसेज अस, और आप बात कर सकते हैं। दूसरा, कल जैसे कि हमने जो न्यूज़ डिस्कस की थी उसकी PDF ऑलरेडी अपलोड कर दी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, कोई डाउट है आप उसको पूछ सकते हो, नेक्स्ट डे आप कमेंट में डाल सकते हो। Please stay with us and we will help you as much as possible. We will meet again tomorrow. Thank you. Jai Hind.